Hello beautiful people, again welcome back to my channel Fashion Bookable. Hope you all are well and good. Well, I am here again with the most useful video for you, and this is your subject topic principle of design. So without any further ado, let's get start the video. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक आज जो हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। जैसे अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें लास्ट वाली वीडियो में हमने अपने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को कवर किया था। उसमें हमने पूरे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के 2 पार्ट की वीडियो को बनाया हुआ है जिसमें पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन क्लियर होगा तो ही आपको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन आपको दे दूंगी, आप जा कर के वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन मीन्स ये जो वर्ड है मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको साइड बाय साइड नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप नोट्स में भी देख सकते हैं। मैं लाइन टू लाइन ही एक्सप्लेन करूँगी आपको और थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है तो आप ईज़िली उसको रीड भी कर सकते हो नोट्स को, फिर आपको खुद ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है द वर्ड आर्ट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टेस्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, इट मीन्स फॉर डेवलपिंग ब्यूटी। यानी कि ये जो वर्ड है हमारा आर्ट, क्योंकि हम इसमें हम आर्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट तुम्हारा इंट्रो है। क्योंकि जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है ये क्या है तुम्हारा, तुम इसको चाहे इलस्ट्रेट कर रहे हो एक नोटबुक पे, ठीक है, या फिर तुम गारमेंट में एलिमेंट और प्रिंसिपल को इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक हमारा आर्ट होता है, ये हमारी एक आर्ट है। ठीक है, एक स्किल है किसको डेवलप करने की, ब्यूटीफुल थिंग्स को डेवलप करने की। अब वो ब्यूटीफुल थिंग्स तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, वो पेपर पे भी हो सकती है और तुम्हारे गारमेंट में भी हो सकती है। क्योंकि एलिमेंट और प्रिंसिपल क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं हमारे लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, और प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि तुम्हें कितनी अमाउंट में एलिमेंट्स को यूज़ करना है। मीन्स तुम प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन के सिद्धांत, यानी कि इन किन सिद्धांतों को हमें फॉलो करके अपने ड्रेस को या अपने आर्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करना है, अपनी स्किल को और ज़्यादा इन्हेंस करना है। तो ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा डिज़ाइन बनता है। ठीक है, अब जैसे ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ये हर एक चीज़ में यूज़ होते हैं, चाहे वो तुम्हारी हैंडीक्राफ्ट्स हो, हाथ से बनी हुई चीज़ें हों, आर्किटेक्चर्स हों, ठीक है, या इंडस्ट्रियल आर्ट्स हो, तुम्हारी कमर्शियल आर्ट हो, इंडस्ट्रीज़ में या जो भी तुम्हारा कमर्शियल एरिया होता है, ठीक है, पेंटिंग्स होगी तुम्हारी, इन सभी चीज़ों में कुछ भी चीज़ तुम ले लो उसमें तुम्हारे एलिमेंट्स और प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। एलिमेंट्स यानी कि लाइन तुम देखते हो, हर चीज़ में लाइन होती है, हर चीज़ में शेप होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो तुम, चाहे तुम्हारा टेबल है वो भी तो क्या है, उसमें भी तो लाइंस बनी हुई है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे वो कोई मटेरियल चीज़ हो या फिर कोई गारमेंट हो या कोई इलस्ट्रेशन हो। हर एक चीज़ जो है एलिमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। ठीक है, डिज़ाइन हमारा बनता है एलिमेंट से और प्रिंसिपल से। बस प्रिंसिपल हमें ये बताते हैं कि तुम्हें कितनी अमाउंट में एलिमेंट को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है ताकि हमारा डिज़ाइन और ज़्यादा निखर के आए, अच्छा बने। ठीक है, बेसिकली प्रिंसिपल्स ये होते हैं। अब जैसे ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं ये हमें ये बताते हैं, ठीक है, ये हमें ये बताते हैं कि कितनी अमाउंट में तुम्हें एलिमेंट्स लेने हैं। और अब जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूले ही नहीं होते, मींस ये सिर्फ हमें यही नहीं बताते कि तुम्हें कितनी अमाउंट में एलिमेंट को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। ठीक है,
इसके अलावा ये हमें हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में क्या, कि कोई चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, कोई चीज़ गुड है या पुअर है, ठीक है, कैसी लग रही है, वो आर्टिस्टिकली तरह से हमें बताते हैं, क्योंकि ये एक आर्ट है और हम जो डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं हम डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है। तो आर्टिस्टिकली वो चीज़ कैसी है, अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है, तो ये सब कुछ हमें कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बताते हैं, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होते हैं एक पॉइंटर की तरह काम करते हैं, एक गाइडर की तरह काम करते हैं, पर्सन को गाइड करते हैं कि कितनी अमाउंट में हमें एलिमेंट को यूज़ करना है, चाहे कोई गारमेंट हो उसमें, या फिर चाहे कोई इलस्ट्रेशन उसमें, या किसी भी अनदर चीज़ में, कमर्शियल एरिया में, हैंडीक्राफ्ट में, आर्किटेक्चर में, किसी भी चीज़ में हमें ये बताते हैं प्रिंसिपल कि कितनी अमाउंट में हमें एलिमेंट को यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा बने, ठीक है। अब जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है कि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है वो है हार्मनी और यूनिटी, सेकंड है बैलेंस, थर्ड है रिदम, फोर्थ है प्रोपोर्शन और रिलेशनशिप, फिफ्थ है एम्फेसाइज। अब देखो ये जो सारे हैं, ये जो सारे पॉइंट्स अभी मैंने बताए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, ये तुम्हारे प्रिंसिपल हैं, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं, हार्मनी और यूनिटी, बैलेंस, रिदम, प्रोपोर्शन और एम्फेसाइज, यानी कि 5 तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होते हैं। इसको अच्छे से याद कर लो, ये 5 तुम्हारे प्रिंसिपल होते हैं और एलिमेंट होते हैं लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, फॉर्म, पैटर्न, ठीक है। ये सब तुम्हारे एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा डिज़ाइन बनता है, और प्रिंसिपल हैं तुम्हारे हार्मनी, बैलेंस, रिदम, प्रोपोर्शन और एम्फेसाइज, यानी कि ये सब हमें बताते हैं कि तुम्हें कितनी अमाउंट में अपने लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर यानी कि एलिमेंट्स को यूज़ करना है। अब ये कैसे बताते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे हमें हार्मनी बताती है कि तुम्हें लाइन, शेप, कलर को लेना है, ठीक है। बैलेंस हमें कैसे बताता है कि तुम्हें लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर को किस तरह से यूज़ करना है। रिदम हमें क्या बताती है, प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि अ पर्सन शुड अप्लाई दीज प्रिंसिपल ऑफ आर्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पर्सन जो है इन प्रिंसिपल को एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिमेंट को किस तरह से यूज़ करना है अपने ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए। जो भी उसका जो भी वो बना रहा है, जो भी वो डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है, अगर उसको वो अच्छे से ऑब्टेन करना चाहता है, उसे अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो वो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन यानी कि सिद्धांत को वो फॉलो कर सकता है। डिज़ाइन के जो भी प्रिंसिपल हैं उसको वो फॉलो करके एक गुड डेकोरेटिव डिज़ाइन और गारमेंट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फेसाइज, हार्मनी, रिदम, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव भी बताए हुए हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। एलिमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की कॉम्बिनेशन से हमारा डिज़ाइन बनता है, तो इससे हमें क्या हमारा रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इससे हमारा जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो ब्यूटीफुली बनेगी, ठीक है, अच्छी बनेगी, वो एक्सप्रेसिवनेस आएगी, वो चीज़ हर एक जो भी इसमें डिज़ाइन बना होगा, चाहे वो फ्लावर का डिज़ाइन है तो वो उसको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। फ्लावर किससे रिलेटेड होता है, तुम्हारा नेचर से रिलेटेड होता है, तो वो चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। फंक्शनलिज्म का काम भी करेगा, उसका फंक्शनल पर्पस के लिए भी हम उसको यूज़ करने के लिए भी हम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें हार्मनी और यूनिटी, ठीक है। तो हार्मनी और यूनिटी क्या होती है। हार्मनी मीन्स सिमिलैरिटी, हार्मनी और यूनिटी मीन्स एकता होना। एकता का क्या मतलब है, यहाँ पे किस चीज़ में एकता होगी, मीन्स सिमिलर होना, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी थिंग का एक जैसा होना, उसमें सिमिलैरिटी होना, ठीक है। अब जैसे कि
जब हमारे पास सभी चीज़ें हैं, कोई भी तुम डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, कोई भी तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो गारमेंट के अंदर, तुम्हें डिज़ाइन क्रिएट करना है, तुमने एक गारमेंट बनाया, इलस्ट्रेट किया एक गारमेंट, ठीक है, उसके अंदर तुम फ्लावर के डिज़ाइंस बना रहे हो, ठीक है, फ्लावर के डिज़ाइन तुमने बनाए। अब वो फ्लावर के डिज़ाइन ना तुम्हें एक फैमिली रिजेम्बलेंस देने चाहिए। मीन्स अगर तुम जो भी डिज़ाइन बना रहे हो उसमें यूनिटी नहीं है, एक फ्लावर का सर्कल तुमने बनाया, ठीक है, उस फ्लावर का एक सर्कल कहीं पर जा रहा है, दूसरे वाला सर्कल कहीं जा रहा है, वो टूटा फूटा फ्लावर तुमने बनाया, ठीक है, तो आधा अधूरा जो तुम डिज़ाइन बनाओगे तो उसमें क्या होगी, फैमिली रिजेम्बलेंस नहीं होगी, वो देखने में तुम्हारा सिमिलर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर तुमने एक फ्लावर बनाया, ठीक है, एक छोटा बना दिया, एक बड़ा बना दिया, तो ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा फैमिली रिजेम्बलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक यूनिटी नहीं दिख रही है, कोई डिज़ाइन छोटा है, कोई डिज़ाइन बड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे डिज़ाइन के अंदर एक फैमिली रिजेम्बलेंस होनी चाहिए। जो भी तुम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो गारमेंट में, इलस्ट्रेशन में, किसी भी चीज़ में, उसमें एक जो भी ग्रुप होगा वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली रिजेम्बलेंस का होना चाहिए, यानी कि उनमें समानता होनी चाहिए, डिज़ाइन के अंदर एक जैसे वो होने चाहिए, ठीक है। अब हारमनी इज़ क्रिएटेड इन द एलिमेंट्स लाइक हारमनी इन लाइन। मीन्स अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि हारमनी हम पढ़ेंगे। हारमनी मीन्स हमने ये देखा था कि जो हम प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे वो हमारे लाइन के अंदर यानी कि एलिमेंट्स के अंदर भी अप्लाई करना है हमें। अब जो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वो है हारमनी इन लाइन। ये इसी के अंदर है, हारमनी और यूनिटी है ना, तो हारमनी और यूनिटी के अंदर हमारे 4 पॉइंट आते हैं, हारमनी इन लाइन, हारमनी इन शेप, हारमनी इन टेक्सचर, हारमनी इन कलर। जो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कितनी अमाउंट में हमने एलिमेंट्स को यूज़ करना है, तो फिर इसमें हम यही तो पढ़ेंगे कि हम लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर को किस अमाउंट में यूज़ करें, कब यूज़ करें, कितना यूज़ करना है, ताकि हमारा एक अच्छा डिज़ाइन और गुड डेकोरेटिव डिज़ाइन क्रिएट हो सके, ठीक है। तो अब जो हारमनी इन लाइन होता है, लाइन्स एंड फॉर्म्स जो होती है रिलेटेड होती हैं, ठीक है। लाइंस हो गया या फिर फॉर्म्स हो गया, वो रिलेटेड कैसे हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। क्योंकि जब हम लाइंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अब आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करी, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइन ड्रॉ करो, अगर वो लाइन ड्रॉ होती है तो उनसे क्या बनता है, एक फॉर्म क्रिएट होती है, एक शेप क्रिएट होती है ना। अगर आप तुम अगर 3 लाइन्स लो, ठीक है, डायगोनल में लाइंस बनाओ, ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल में लाइंस ही तो ऐड हैं, ठीक है ना। लाइंस को ही बना के 3 इसमें स्ट्रेट लाइन हम डाल देते हैं, तो उन लाइन को ज्वाइन करके ही हमारा एक ट्रायंगल बनता है, यानी कि एक शेप बनती है, एक फॉर्म बनता है। तो लाइंस और फॉर्म क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, शेप, किसी भी डिज़ाइन की शेप, ठीक है। तो लाइंस और शेप हमारी रिलेटेड होते हैं, लाइंस को ज्वाइन करके ही हमारा डिज़ाइन बनता है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा बनता है। अब जो लाइंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब वही हो गया कि ऑब्जेक्ट हम बहुत सारी कैटेगरीज में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो लाइंस हैं वही स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिगजैग लाइन, स्लांटिंग लाइन, इन सभी लाइन से ही हमारा डिज़ाइन बनता है। इसलिए ये दोनों लाइन और शेप रिलेटेड होते हैं। उसके बाद इसी में ही है सीम्स जो होती हैं गारमेंट की, वो फॉलो करती हैं फिगर की जो शेप होती है, जो पर्सन की फिगर की जो शेप होती है उसको फॉलो करती है सीम्स। सीम्स यानी कि तुम्हारी सिलाई होगी, जो स्टिचिंग लाइन होगी गारमेंट की, वो क्या फॉलो करती हैं, बॉडी, पर्सन, जो पर्सन की बॉडी फिगर होती है उसको फॉलो करती हैं। इसका मतलब ये है कि तुम जो भी डिज़ाइन बनाओगे, जो भी तुम शेप दोगे गारमेंट की, जो भी स्टिचिंग लाइन बनाओगे, वो पर्सन की बॉडी शेप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसका बॉडी शेप स्ट्रेट है, तुम उसकी बेल शेप में सिलहट बना रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं होनी कि बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हमारा गारमेंट होना चाहिए। अब जैसे कि
क्योंकि हर एक पर्सन डिफरेंट पर्सनालिटी का होता है, कोई भी पर्सन सेम नहीं होता, हर एक का बॉडी फिगर अलग अलग होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ब्रॉड सीम्स जो होती हैं, ब्रॉड सीम्स यानी कि ब्रॉड सीम की जो भी डिज़ाइंस हैं, किसी भी चीज़ को ले लो तुम, कोई भी डिज़ाइन है, इसमें हम हार्मनी लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो तुम लाइन का ही एग्जाम्पल लो। ब्रॉड सीम की जो भी तुम्हारी लाइन है, ठीक है, वी नेक कैसा बनता है, वी नेक में दो हमारी लाइन होती है, ठीक है। अगर वो वी नेक तुम्हारा ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड वी नेक है अगर, तो ब्रॉड वी नेक कौन डालेगा, ठीक है, कौन डालेगा बताओ। ब्रॉड सीम अगर कोई पर्सन पतला है, ठीक है, उसके शोल्डर एरिया जो है नैरो है, वो अपने आप को थोड़ा ब्रॉड दिखाना चाहता है, तो उसको ब्रॉड वी नेक की ड्रेसेस को वियर करना चाहिए, ठीक है। ब्रॉड सीम्स मेक द पर्सन टू अपीयर ब्रॉडर, यानी कि जो ब्रॉड सीम की जितनी भी ड्रेसेस होंगी, ब्रॉड सीम की जो भी तुम्हारी नेक लाइन्स हैं, ठीक है, वो पर्सन को ब्रॉडर दिखाती हैं। और जो स्लिम पर्सन है वो भी ड्रेसेस डाल सकता है ब्रॉड सीम्स को। वही बात है कि जो भी अपने आप को, जिसका जो शोल्डर एरिया है नैरो है, वो अगर ब्रॉड सीम्स की ड्रेसेस डालना चाहता है वो डाल सकता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पतला है, वो अपने आप को थोड़ा ब्रॉड दिखाना चाहता है, तो वो भी ब्रॉड सीम की ड्रेसेस डाल सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला, अब हमने ये सीम, अब जो हमने ये हार्मनी इन शेप पढ़ा, तो ये हमें प्रिंसिपल्स के थ्रू ही पता चला है। ये प्रिंसिपल हमें ये बताते हैं कि तुम्हें किस तरह की ड्रेसेस डालनी चाहिए, ठीक है, किस पर्सन पर किस तरह की ड्रेसेस जो है अच्छी लगेंगी, ठीक है। अगर तुम्हारी किसी डिज़ाइन की शेप होगी तो ही वो डिज़ाइन अच्छा लगेगा, ठीक है। और कोई पर्सन अगर स्लिम है तो उसको ब्रॉडर नेक लाइन की ड्रेसेस को वियर करना चाहिए। ये सब हमें कौन बताता है, ये सब हमें प्रिंसिपल्स बताते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से हमने एक अपना फर्स्ट वाला पॉइंट हार्मनी और यूनिटी कंप्लीट किया, जिसमें था हार्मनी इन लाइन, यानी कि लाइन से कैसे हमारी एक जो है हमारा डिज़ाइन क्रिएट होता है। अब हार्मनी इन टेक्सचर करते हैं हम। टेक्सचर यानी कि टेक्सचर मीन्स सरफेस क्वालिटी ऑफ एनी टाइप ऑफ अ फैब्रिक, यानी कि किसी भी तरह के फैब्रिक को छूने से या फिर देखने से हमें जो उसका टेक्सचर का पता चलता है उसको हम फैब्रिक का टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब फैब्रिक जो होता है डिफरेंट टेक्सचर के होते हैं, उनका जो सरफेस होता है, ठीक है, जो सरफेस क्वालिटी होती है वो अलग होती है। कहीं फैब्रिक रफ होता है, कहीं स्मूथ होता है, कहीं शाइनी होते हैं, कहीं फैब्रिक जो होते हैं वन साइड से एकदम स्मूथ होते हैं और दूसरे वाली साइड से रफ़ होते हैं, इनकी बैक साइड से वो रफ़ होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फैब्रिक के अलग अलग सरफेस क्वालिटीज़ होती हैं, कोई भी फैब्रिक सेम नहीं होता, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि हार्मनी इन टेक्सचर, टेक्सचर में हार्मनी होनी चाहिए, यानी कि फैब्रिक का कॉम्बिनेशन, यानी कि मटेरियल का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मटेरियल का कॉम्बिनेशन मीन्स मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं हमारा जो देखो, अब मैंने ये बताया कि कोई भी फैब्रिक सेम नहीं होता, सब फैब्रिक अलग अलग होते हैं। तो अब एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, जैसे हमारा कॉटन फैब्रिक है जो कि हमारा हैंडलूम फैब्रिक होता है, ठीक है। कॉटन हो गया, खादी हो गया, डेनिम हो गया, ये सारे क्या हैं तुम्हारे कॉटन बेस्ड फैब्रिक हैं, ये हैंडलूम फैब्रिक है तुम्हारे। तो ये जो फैब्रिक है, अगर तुम इन फैब्रिक को सिल्क के साथ, ठीक है, या फिर तुम इसको साटन के साथ या किसी भी सिंथेटिक फैब्रिक के साथ इनको वियर करोगे, मान लो तुम्हारे पास एक ड्रेस है, तुम्हारे पास कॉटन की एक कुर्ती है, ठीक है, और कॉटन की कुर्ती के साथ तुम कोई भी सिंथेटिक या फिर सिल्क की स्कर्ट वेयर कर रहे हो, ठीक है, वेयर की तुमने, तो क्या वो एक दूसरे के साथ जाएंगी? नहीं जाएंगी ना। तो इसका मतलब यही है कि टेक्सचर के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, यानी कि वो दिखने में सेम होना चाहिए। अब वो तो सेम नहीं लग रहा ना। अब जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि कॉटन की कुर्ती के साथ अगर तुम सिल्क की स्कर्ट डाल रहे हो या कोई भी सिंथेटिक फैब्रिक की स्कर्ट डाल रहे हो कॉटन के साथ, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं जा रही है, उनका मटेरियल एक दूसरे के साथ नहीं जा रहा, उनमें हार्मनी नहीं दिख रही है, सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, वो अलग दिख रहे हैं, तो वो ऑड लगेगा बहुत। तो इसमें यही बताना है कि हार्मनी इन टेक्सचर, यानी कि टेक्सचर में भी फैब्रिक का जो टेक्सचर है वो एक दूसरे से मेल खाना चाहिए, उनमें हार्मनी होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, वो एक जैसे दिखने चाहिए, ठीक है।
जैसे अब जैसे सिल्क के साथ अगर तुम साटन वेयर करोगे, क्योंकि दोनों शाइनी फैब्रिक होते हैं, ठीक है, शाइन है दोनों में, तो वो एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, तो वो ओड नहीं लगेगा। तो ये जो है एक हमारा हार्मनी का एग्जाम्पल है, एक ट्रू हार्मनी है जैसे सिल्क और साटन, ठीक है। और ओड लगेगा अगर हम सिल्क के साथ कॉटन डालें, सिल्क के साथ कोई और डैनिम फैब्रिक डाल ले, ठीक है, डल सरफेस का, क्योंकि सिल्क जो है शाइनी होता है, साटन शाइनी होता है, और जो हमारे हैंडलूम फैब्रिक है, डैनिम हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे हमारे डल फैब्रिक होते हैं विदाउट शाइनिंग, तो ये एक दूसरे के साथ नहीं जाते, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो है हार्मनी इन कलर, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया कि टेक्सचर में हार्मनी कैसे होगी। टेक्सचर यानी कि फैब्रिक के सरफेस क्या मटेरियल में हार्मनी होनी ज़रूरी है, ऐसी ही हमारे कलर में भी हार्मनी होनी ज़रूरी है, यानी कि कलर में भी सिमिलैरिटी होनी ज़रूरी है। कैसे होगी? देखो, एक अट्रैक्टिव और प्लीजिंग कलर कॉम्बिनेशन इज़ दैट विच इज़ हार्मोनियस, क्योंकि अगर कोई कलर, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गारमेंट में, किसी भी इलस्ट्रेशन में, ठीक है। अब अगर कलर कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं होगा तो वो उसमें चाहे कोई भी डिज़ाइन बना हो, अगर वो डिज़ाइन अच्छा भी होगा, अगर कलर कॉम्बिनेशन उसका अच्छा नहीं है तो वो डिज़ाइन बिल्कुल ओड लगेगी, वो डिज़ाइन हमें, वो ड्रेस ही हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए कलर में भी सिमिलैरिटी होनी ज़रूरी है। कलर कॉम्बिनेशन का एक परफेक्ट मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी गारमेंट में, या एनीथिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब जो हार्मोनियस यानी कि एक जैसी कलर स्कीम होती है, उनको बोलते हैं हम एक जैसा कलर होना। उसका मतलब ये होता है कि जो कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से यूज़ करें कि कोई भी ऐसा चांस ना बचे कि कोई भी कलर हमें एक अलग दिखाई दे रहा है। मतलब हम जो भी कलर लेंगे उनमें एक ब्लैंडनेस होनी चाहिए, वो पूरे अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए, ठीक है। उसमें कलर कॉम्बिनेशन एक दूसरे से मैच होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमने तीन कलर लिए, तीन में से दो एक दूसरे के साथ जा रहा है, तीसरा उसके साथ नहीं जा रहा, तो वो अलग ही दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कलर तुम्हारा अलग दिख रहा है, दो एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो उनमें एक हार्मनी होनी चाहिए। जो भी कलर तुम यूज़ कर रहे हो, 3 कलर 4 कलर, जितने भी कलर यूज़ कर रहे हो गारमेंट में या इलस्ट्रेशन में, तो वो एक दूसरे से मैच होने चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना। उनमें एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डार्क कलर्स होते हैं वो हमें ना थोड़े छोटे एरियाज़ में यूज़ करने चाहिए। अगर तुमने कोई भी इमेजिन करो, तुमने एक फ्लोरल ड्रेस तुमने बनाई, ठीक है, तुमने एक इलस्ट्रेट की फ्लोरल ड्रेस बनाई तुमने, ठीक है। तो फ्लोरल ड्रेस बनाई तो तुम ऐसा कर सकते हो ना, जो फ्लावर्स तुमने बनाए उसमें तुमने पेस्टल शेड कर दिए, लाइट कलर कर दिए, ठीक है। और जो डार्क कलर है ना उसको थोड़े स्मॉल अमाउंट में यूज़ किया, किसी एरिया में तुमने डार्क कलर यूज़ कर दिए, क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं वो एक हैवी कलर होते हैं, वो हमारी आँखों में लगते हैं एकदम। तो उससे क्या होता है, डार्क कलर से हमारा जो साइज़ है वो मिनिमाइज़ हो जाता है और वो देखने में इतने प्लीजिंग टू आइज़ नहीं लगते, ठीक है। तो जो डार्क कलर है और लाइट कलर्स होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, एक राइट प्रोपोर्शन में यूज़ करना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से मेल खाएं, एक दूसरे के साथ अच्छे से बैलेंस आउट वो हो जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने लाइट कलर कम यूज़ करोगे और डार्क कलर ज़्यादा यूज़ करोगे तो तुम्हारे डार्क कलर दिखेंगे, तो वो कलर कॉम्बिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अब जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का, वो है बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का हमारा सेकंड प्रिंसिपल होता है, किसी भी गारमेंट में बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी गारमेंट में, किसी भी इलस्ट्रेशन में, कुछ भी हम बना रहे हैं उसमें एक बैलेंस होना ज़रूरी है, यानी कि एक स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है डिज़ाइन में। स्टेबिलिटी इन द सेंस, हमारा जो बैलेंस होता है ना वो 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा फॉर्मल बैलेंस और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल बैलेंस, ठीक है। अब जैसे कि जो हमारा फॉर्मल बैलेंस होता है उसको हम सिमेट्रिकल बैलेंस भी बोलते हैं। सिमेट्रिकल मीन्स एक जैसा होना, किसी भी डिज़ाइन का एक जैसा होना इज़ अ फॉर्मल बैलेंस, ठीक है। फॉर्मल मतलब एक जैसा होना। अगर तुमने इमेजिन करो, जैसे इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है फॉर्मल बैलेंस, इसमें क्या है, एक फिगर बनाया हुआ
फिगर बनाया हुआ है। इसमें एक साइड पर पॉकेट है तुम्हारे शोल्डर एरिया पर, वन साइड लेफ्ट साइड भी पॉकेट है और राइट साइड पर भी पॉकेट दी हुई है, ठीक है। तो दोनों साइड पर पॉकेट है। तो ये क्या है, तुम्हारा फॉर्मल बैलेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर इसमें ऐसा ना होता, अगर एक साइड पे ही पॉकेट दी होती, दूसरी साइड पर पॉकेट नहीं दी होती, तो वो तुम्हारा इनफॉर्मल बैलेंस हो जाता। अब हम फॉर्मल बैलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें फॉर्मल बैलेंस का ही एग्जांपल देंगे। यानी कि कोई भी डिज़ाइन तुम क्रिएट कर रहे हो, अगर पॉकेट ना होती, यहाँ पे एक फ्लावर बना होता, ठीक है, पॉकेट की जगह एक फ्लावर बना है और दूसरी साइड भी फ्लावर बना, तो वो भी फॉर्मल बैलेंस है, क्योंकि एक डिज़ाइन दोनों तरफ है, ठीक है। फॉर्मली बैलेंस है, वो बैलेंस है, उसमें कोई भी इनअप्रोप्रिएशन नहीं है, ठीक है। तो जो भी कलर्स हम ले रहे हैं, कोई भी लाइंस हम ले रहे हैं, ठीक है, स्पेस, यानी कि स्पेस भी मैटर करता है कि कितने स्पेस पे तुमने वो डिज़ाइन बनाया है, दोनों साइड से स्पेस इक्वल है या नहीं है, ठीक है। लाइन जो भी तुमने ली है वो छोटी बड़ी तो नहीं है दोनों तरफ की, भाई एक तरफ से तुमने बड़ी ले लिया, दूसरे वाली साइड अगर तुम पॉकेट बना रहे हो तो उसकी लाइन तुमने छोटी बना दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइंस होगी तुम्हारी, कलर हो गया, और ये जो पॉकेट का साइज़ है वो सब तुम्हारा एक जैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, वो देखने में आइडेंटिकल लगना चाहिए, ठीक है, प्लीजिंग टू आईज लगना चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं, तुम्हारे एक फॉर्मल बैलेंस के एग्जाम्पल हैं, और डायग्राम तुमने साथ के साथ बनाना है, क्योंकि फॉर्मल बैलेंस क्या होता है, एक कामनेस का डेवलप करता है, कामनेस एक डिग्निटी डेवलप करता है फॉर्मल बैलेंस, ठीक है। अब तुम एग्जाम्पल के लिए भी ये ले सकते हो सीसा पर, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर्मल बैलेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि इमेजिन करो 2 चिल्ड्रन हैं, वो सीसा पर बैठे हैं, एक सीसा झूले पर वो बैठे हुए हैं, 2 बच्चे। अब दोनों तरफ बैठे हैं ना, तो वो एक क्या है, वो एक आइडेंटिकल बैलेंस है, ठीक है, वो फॉर्मल बैलेंस है, सिमेट्रिकल है, वो उस सिस्टम में बैठे हुए हैं। वो ऐसा तो नहीं है ना कि एक साइड पर बच्चा बैठा दूसरे साइड पर बच्चा नहीं है, तो वो इनफॉर्मल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, इसको इतना वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ बैलेंस टू एम्प्लॉय बट इट क्वाइटनेस में समटाइम बिकम्स मोनोटोनियस। अब जैसे कि हमारा जो सेकेंड वाला बैलेंस आता है वो है इनफॉर्मल बैलेंस। बैलेंस हमारा 2 तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल बैलेंस क्या होता है, इनफॉर्मल बैलेंस यानी कि असिमेट्रिकल बैलेंस। असिमेट्रिकल यानी कि जो सिस्टम में नहीं है, इनफॉर्मल है, आइडेंटिकल नहीं है, देखने में एक जैसा नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये केयर फ्री होता है, एकदम कैजुअल होता है, इरेगुलर फीलिंग देता है ये हमें, ठीक है ना। मीन्स तुमने इसमें क्या है, जैसे कि तुम इस डायग्राम में भी देख रहे हो, जो हमारा डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है, एक अंगरखा स्टाइल डिज़ाइन बनाया हुआ है इसमें। तो इसमें क्या है, एक इसमें वन साइड पर हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस है, और जो राइट इसका जो दूसरे वाला शोल्डर एरिया है उस पर तो स्पेस है ही नहीं बिल्कुल भी, वो डिज़ाइन बिल्कुल उस आर्म होल पर टच कर रहा है। तो ये क्या है, तुम्हारा इनफॉर्मल बैलेंस है, ये तुम्हारा इनफॉर्मल बैलेंस है। तो ये क्या होता है, ये केयर फ्री है, प्रोड्यूसिंग कैजुअल इफेक्ट क्रिएट करता है, इरेगुलर फीलिंग देता है इसमें, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है इसमें, कोई भी बैलेंस नहीं होता, ठीक है। तो ना ही इसमें कोई सिस्टम होता है, ये बस ऐसे ही जस्ट होता है। तो ये हमारा इनफॉर्मल बैलेंस है। इसमें तुम एग्जांपल ले सकते हो, अगर यहाँ पे एक साइड पे शोल्डर पे फ्लावर और दूसरे साइड पे शोल्डर पे फ्लावर ना दिया हो तो वो भी हमारा इनफॉर्मल बैलेंस होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो इनफॉर्मल बैलेंस होता है वो देखने में अजीब लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट तुम्हारे बैलेंस के टाइप्स हैं कि हमारा जो बैलेंस होता है वो दो तरह से होता है। अब देखो, एक तरफ जो फॉर्मल बैलेंस है उसमें तुमने दोनों तरफ पॉकेट बनाई, वो भी देखने में अच्छा लग रहा है, और जो इनफॉर्मल बैलेंस है उसमें तुमने एक तरफ फ्लावर बनाया एक शोल्डर पे और दूसरी तरफ नहीं बनाया, लेकिन देखने में फिर भी वो ड्रेस एक अट्रैक्टिव लग रही है, प्लीजिंग टू आईज लग रही है, ठीक है ना। तो इसमें अब जैसे इनफॉर्मल बैलेंस का तुम एग्जांपल ले सकते हो। मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रही हूँ कि जो इनफॉर्मल बैलेंस है वो देखने में अजीब नहीं लगता, क्योंकि देखो फॉर्मल बैलेंस है वो तो देखने में अजीब बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, सेम है, एक जैसा डिज़ाइन है दोनों तरफ, ठीक है। और इनफॉर्मल बैलेंस भी हमारा देखने में अजीब नहीं लगता, वो भी प्लीजिंग टू आईज लगता है, बट वो केयरलेस होता है। उसमें जो है एक हमारा
आइडेंटिकल नहीं होता बस वो, ठीक है, इरेगुलर फीलिंग हमें देता है क्योंकि वो डिज़ाइन इरेगुलर है, वो एक जैसा नहीं है दोनों तरफ से, लेकिन फिर भी वो डिज़ाइन प्लीजिंग टू आइज़ लगता है। कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं एक लार्ज पॉकेट बनी हुई है एक स्कर्ट पर, ठीक है, एक ड्रेस है, एक स्कर्ट है, ठीक है, एक स्कर्ट के ऊपर एक बड़ी सी पॉकेट बनी हुई है, सिर्फ वही पॉकेट बनी हुई है एक ही। अब एक पॉकेट है, इनफॉर्मल बैलेंस है, दोनों तरफ नहीं है ना, वो एक तरफ बनाई है, ठीक है। तो वो जो पॉकेट है, एक वो लार्ज पॉकेट है जो स्कर्ट पर, वो अगर बैलेंस कर देगी अगर उसको हम एक स्मॉलर ब्लाउज के साथ, स्मॉलर ब्लाउज पॉकेट के साथ पहने, ठीक है। मीन्स जो तुम्हारा छोटा सा तुम्हारा ब्लाउज पर अगर पॉकेट लगी हुई है तो वो उसके साथ बैलेंस आउट हो जाएगी, तो वो क्या होगा, एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट होगा हमारा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का थर्ड पॉइंट, वो है प्रोपोर्शन। हमने फर्स्ट पॉइंट किया हार्मनी यूनिटी, ठीक है, हार्मनी यूनिटी से हमने ये जाना कि प्रिंसिपल को फॉलो करके हम एलिमेंट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने गारमेंट में एक अप्रोप्रिएट डिज़ाइन और गुड अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बैलेंस के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। प्रोपोर्शन मीन्स द रिलेशन ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन टू ईच अदर एंड ऑफ दिस पार्ट to the whole composition. When an interesting but pleasing relationship exists between the amount or sizes, the design will be said to have a good proportion. It means प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी डिज़ाइन को या किसी भी गारमेंट के एरिया को तुम किस तरह से डिवाइड कर रहे हो। प्रोपोर्शन मीन्स डिवाइड करना, गारमेंट के पार्ट को तुम किस तरह से उसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारे यही जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यही तुम्हारे डिज़ाइन से रिलेट करते हैं और जो तुम्हारा डिज़ाइन है वो होल कंपोजिशन से रिलेट करता है, पूरे गारमेंट के साथ डिज़ाइन का कनेक्शन होता है, ठीक है। और मीन्स प्रोपोर्शन, अगर तुम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो वो हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कोई ड्रेस होगी तो ही वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट हमारा क्रिएट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्सन की वेस्ट लाइन 14 इंचज़ पर है तो तुम 16-17 इंचज़ पर उसकी वेस्ट लाइन बना रहे हो, ठीक है, डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी तुम गारमेंट बना रहे हो वो उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बॉडी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वेस्ट लाइन जहाँ पर है वहीं पर ही उसकी वेस्ट लाइन की, अगर चोली बना रहे हो तो वेस्ट लाइन की लाइन पर ही तुम्हारे चोली आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चोली तुम्हारी 15 इंचज़ है और तुम्हारी वेस्ट लाइन 14 इंचज़ है तो वो नीचे जा रही है, तो वो इक्वल प्रोपोर्शनेट, वो गुड प्रोपोर्शनेट नहीं माना जाता, उसका प्रोपोर्शन हमारा गुड नहीं माना जाता। प्रोपोर्शन सही तब माना जाता है जब हमारा जो गारमेंट है वो हमारे बॉडी फिगर पर जहाँ जहाँ पर हमारे कर्व्स एरिया है, मीन्स जहाँ पर तुम्हारी बस्ट आ रही है वहीं पर तुम्हारी बस्ट लाइन दिखाई गई है, ठीक है। जहाँ पर तुम्हारे बॉडी की वेस्ट लाइन है, एग्जैक्ट वेस्ट लाइन है, गारमेंट की वेस्ट लाइन भी वहीं पर फिट आ रही है, ठीक है। तो वो तुम्हारा एक परफेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारे गारमेंट है उसका हर एक पार्ट जो है, हर एक गारमेंट का हर एक पार्ट, जैसे कि तुम्हारी स्लीव्स होगी, पॉकेट हो गया, कॉलर हो गया, ठीक है ना, कोई भी डिज़ाइन ले रहे हो तुम, ठीक है, बाजू हो गई, ठीक है, एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हो। या जो भी तुम्हारे जो सैम्पल्स है, जो भी तुम डाल रहे हो वो बॉडी पर्सन, यानी कि पर्सन ऑफ द, जो भी उस ड्रेस को डाल रहा है, वियरर जो भी उस ड्रेस को डाल रहा है वो उसके बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसकी नेक लाइन जो है, उसकी कॉलर बोन 4 to 5 इंचज़ पर है और तुम 7 to 8 इंचज़ पर बना रहे हो उसकी नेक लाइन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गुड प्रोपोर्शनेट नहीं होता, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब बेसिकली हमारा यही होता है। एक गुड प्रोपोर्शन वही होता है जो बॉडी को एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रोपोर्शन क्या काम करता है,
प्रोपोर्शन जो भी उस ड्रेस को डालेगा वो उसके ऊपर जचनी चाहिए ना, वो डाल रहा है ऐसा, क्योंकि अगर वो अच्छे से बनी होगी, उसकी लाइंस प्रॉपर बनी होगी, वेस्ट लाइन जहाँ पर है वहीं पर ही उसकी लाइन अगर गारमेंट में बनी होगी, उसको प्रॉपर वो फिट आएगी, ठीक है, तभी तो वो उस बॉडी फिगर पर जचेगी, तभी तो उसका प्रोपोर्शन जो है सही माना जाएगा। तो प्रोपोर्शन के अंदर बस यही होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए ही इतना ही। आज हमने अपने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के 3 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था हार्मनी, फिर सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा बैलेंस, ठीक है, फिर हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉइंट है रिदम और जो फिफ्थ पॉइंट है एम्फेसाइज, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो।